कैसे अपवर्तित होगी ये बात हम समझते हैं। तो देखो, अगर ये आपतित किरण यहाँ पर जाकर के अविलंब से यहाँ आपतन बिंदु से अपवर्तित होती हैं, तो ये देखो इस सतह के साथ चली जाती है। अगर आई सी के बराबर हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, तो आपतित किरण यहाँ से सतह के साथ चली जाती है। यदि आई कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, समझिएगा, अगर आई का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, बड़ा मीन्स क्या, ये देखो, अगर ये कोण ऐसे बढ़ के अगर ऐसे चला जाए, तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या था, आई और सी बराबर थे। अगर आई को हमने इधर कर दिया, इसका अर्थ है कि आई क्रिटिकल जो एंगल है इससे बड़ा हो गया, क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये जो किरण है ना, ये पूर्व अपने ही माध्यम में, जिस माध्यम से गई और उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। सघन माध्यम से गई थी, अब पुनः सघन माध्यम में लौट आई। तो इस तरह के जो अपवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसी बात को आप लिख सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो अपवर्तन के बाद किरण उसी माध्यम में लौट आती है, इसी को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बात समझ लीजिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। अगर हम एक सतह बनाएं, एक ये इधर विरल माध्यम है और इधर सघन माध्यम है, अगर सघन माध्यम से कोई किरण आपतित होती है यहाँ पर, और अपवर्तन के बाद यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो इस स्थिति में उस किरण का जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद वो उसी माध्यम में वापस आ जाती है। सघन माध्यम में गई, सघन माध्यम से गई थी और सघन माध्यम में वापस आ गई। अगर इस तरह का अपवर्तन होता है, तब इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसी बात को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एक बात इसका और याद करने योग्य है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हमेशा सघन माध्यम में होता है। जब भी होगा कहाँ होगा, सघन माध्यम में होगा, विरल माध्यम में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लें। फिर हम बताते हैं इनके और बारे में कुछ इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। हाँ, एन क्या है, अपवर्तनांक है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो आप एक चीज़ समझना, आपने कभी ये सुना होगा कि हीरे में बहुत चमक होती है, पढ़े हैं ना, कि हीरा में अत्यधिक चमक होती है। और क्यों होती है मैं बता रहा हूँ आपको कि हीरे में अत्यधिक चमक का कारण क्या है। तो हीरे में अत्यधिक चमक का कारण यही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जैसे हीरे का किया 2.42, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। अगर इस 2.42 को मैं ऐसे लिखूं 242/100, अगर इसको मैं कटाना चाहूँ, मान लो मैं 20 से इसको कटा दूँ, तो 20 × 5 = 100, आइए हो जाएगा आपको कितना, 20 × 1 = 20 और 20 × 2 = 40, लगभग 12/5 हम बोल सकते हैं। हीरा का जो अपवर्तनांक है, हीरा का एन का जो मान है, वो आपको लगभग 12/5 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर 12/5 अगर लगा दो आप, हाँ 12/5 है, इसको मैं अगर ये तीसरा खंड ऊपर चला जाता है, ठीक, और इसका मान लगभग आपको याद रखना है, लगभग इसका जो मान होता है वो होता है 24 डिग्री।
लगभग इसका मान होता है 24 डिग्री। तो यहाँ पर मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, हीरा के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि इसके अंदर में जो चमक, हीरा के चमक का वास्तविक कारण क्या है। तो होता ये है ना कि इसमें अगर कोई प्रकाश की किरण पास कर गई फिर वापस बाहर नहीं निकलती, तो इसी के अंदर बार बार परावर्तित होती रहती है इसके अंदर, इसीलिए इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। वो कैसे, इसके अंदर में कैसे, देखो आप कैसे, मान लीजिए यहाँ से ऐसे एक किरण गई, प्रकाश की एक किरण ऐसे गई, ठीक, अब क्या हुआ, अब यहाँ से क्या होगा, इसका यहाँ से क्या होगा, ये चूंकि हम जानते हैं हीरा सघन माध्यम है और सघन माध्यम में ये गई, तो यहाँ पर जो कोण बना ये आई है। अगर आई का मान 24 डिग्री से बड़ा बन जाए, समझिएगा, है ना, आई का मान 24 है, अगर इसका मान 24 डिग्री से ज़्यादा बन जाए, तो जब ज़्यादा बन जाएगा तो उस स्थिति में जो किरण ऐसे गई है वो वापस अपने इसी माध्यम में वो लौट जाएगी। समझ रहे हैं ना। अगर आई का मान वह 24 डिग्री है ना, तो अगर सी का मान है, ये सी का मान है, सी का, है ना, तो अगर स्थिति में क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, ध्यान रखिएगा कि ऐसे एक आई गई थी, आई कोण बनाते हुए, और उसी माध्यम में वापस क्यों लौटी, क्योंकि क्रांति कोण के मान से आई का मान अधिक हो गया था, ठीक है ना। तो अगर क्रांति कोण आपका हीरा का कितना है, 24 डिग्री, अगर आई का मान 24 डिग्री से ज़्यादा बन जाए तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। अगर यहाँ किरण पहुँची, एक अभिलंब मैंने यहाँ बनाया, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो कोण बना, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में यहाँ कोण बना आई। अगर आई का मान 24 डिग्री से ज़्यादा बन जाए तो फिर से क्या होगा ना कि अपने ही माध्यम में वापस लौटेगी इस तरह से। यहाँ पर अगर फिर से हम एक अभिलंब बनाएं और ये जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इनके बीच जो कोण बना ये फिर से 24 डिग्री से ज़्यादा बन गया, तो क्या होगा, ये अपने ही माध्यम में वापस चला जाएगा। फिर अगर यहाँ पर हम एक अभिलंब बनाएं और इस आई का मान 24 डिग्री से अधिक हो जाए, तो फिर यहाँ से यह अपने माध्यम में वापस। फिर अगर यहाँ पर हम एक अभिलंब बनाएं और ये कोण, ये आई कोण, ये है ना अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आई है, अगर आई का मान फिर से 24 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो ये अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। और ये क्रिया जो है बारंबार अंदर में घटती रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर उसके अंदर जो भी प्रकाश की किरणें पहुंच रही हैं, उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है और बाहर नहीं निकल रही है। इसी के कारण हीरा में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो इस बात को आप लोग इसी ढंग से लिख सकते हैं। क्या लिखोगे कि जब हीरा चूंकि बहुत अत्यधिक कठोर होता है, इसका अपवर्तनांक 2.42 अथवा क्रांतिक इसका कोण होता है वो 24 डिग्री होता है, और जब प्रकाश की किरण हीरे के अंदर पहुंचती है तो उसकी सतह पर जब पड़ती है ना, तो वहाँ पर उसका आई का मान क्रांति कोण 24 डिग्री से ज़्यादा बनता है। इस प्रकार वहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलतः किरण अपने ही माध्यम में लौटती हैं। फिर दूसरे सतह पर भी यही घटना होती है, फिर तीसरे सतह पर भी होती है, और बार बार ये घटना घटती हैं, जिसके कारण उसके आंतरिक प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता, और इसीलिए हीरा के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। आप लिख लेंगे बिल्कुल।
हाँ, तो ये चित्र बना लो, आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत। इसको हम लोग बोलते हैं मृग मरीचिका। ये घटना भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होती है। और मृग मरीचिका की जो घटना होती है वो आपको होती है खासकर रेगिस्तान में होती है, मरुभूमि, जिसे राजस्थान के बालू वाले जगह है ना, वहाँ पर मृग मरीचिका की घटना घटती है। और ये घटना भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। हमारे यहाँ भी गर्मी के दिनों में घटता है। जब ज़्यादा टेम्परेचर रहता है ना, तो हम चलते हैं, अगर कहीं रोड पर चल रहे होते हैं तो अचानक से हमें बहुत दूर ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पानी है, जबकि वहाँ पानी होता नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसका कारण यही है। अब मृग मरीचिका आपने सुना भी है। मृग नाम किसका है? रामायण में आपने सुनिए, सुनो, वहाँ रामायण के अंदर आपने समझा था एक मारीच था, और मृग का रूप, स्वर्ण मृग का नाम मतलब रूप पकड़कर और सीता जी को भ्रमित करने के लिए आया था, और भ्रमित कर भी दिया। तो क्या है? ये भ्रम है आँखों का। तो इसी प्रकार से उसी के नाम पर इसको रख दिया गया है मृग मरीचिका। यह भी आँखों का क्या है? धोखा है, वास्तविक रूप में नहीं होता है। और मृग मरीचिका से एकदम इसके नाम से पता चलता है कि यह आँखों का धोखा है, वास्तविकता नहीं है। यानी हमारे आँख को केवल आभास होता है। हम चल रहे होते हैं तो टेम्परेचर के कारण, सघन और विरल माध्यम होने के कारण ये घटना घटती है। तो हम जानते हैं कि ये घटना कहाँ घटती है? हमेशा सघन माध्यम में घटती है। हम लोग विचार करते हैं रेगिस्तान के ऊपर। मान लीजिए कि यह रेगिस्तान है, ठीक है, ये क्या है? रेगिस्तान है, एक तरह से आप मान लो। अब रेगिस्तान है, धरती के पास में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धरती के पास में ताप क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए हम ताप के आधार पर अगर इनको कई परतों में अगर बांट देते हैं, इस प्रकार से पूरा ये ऐसे हमने बांट दिया, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, ताप अधिक होगा। अगर ताप अधिक है तो यहाँ का माध्यम कैसा होगा? विरल होगा। अगर ताप ज़्यादा है तो यहाँ का माध्यम कैसा होगा? विरल होगा। और विरल माध्यम में हम जानते हैं अपवर्तनांक कम होता है, अपवर्तनांक कम होता है, समझिएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे की ओर आप ऐसे चलते जाओगे ना, तो इसकी सघनता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और अंततः अंत में आप देखेंगे कि यहाँ पर ताप कम होगा, और इसके चलते वहाँ का माध्यम सघन होगा, और वहाँ का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा ना। इस जगह पर अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पेड़ है, ऐसे कोई पेड़ है, हम किसी भी चीज़ को कब देखते हैं? जब प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ती है, वहाँ से परावर्तित होकर हमारे आँखों में जाती है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तब जाके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ से अगर कोई किरण ऐसे आई, समझिएगा, अब यहाँ पर एक सतह बन गई है, ये वाला सघन माध्यम है और ये वाला विरल माध्यम है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये एक अभिलंब। अब यहाँ से क्या होगा कि ये किरण अभिलंब से दूर, ये किरण यहाँ से क्या जाएगी? अभिलंब से दूर। सघन से विरल में आ रही हैं, तो अभिलंब से दूर, ये ज़्यादा कोण बनाते हुए आर होगा ना ये, और ये वाला आई होगा।
अब यहाँ पर आई किरण, फिर यहाँ पर उसको अलग अलग माध्यम मिल गए, फिर क्या होगा कि यहाँ से ये अभिलंब से दूर आ गई, फिर यहाँ पर एक ऐसे बनेगा अभिलंब, फिर यहाँ से क्या होगा ये अभिलंब से दूर, यहाँ पर भी बनेगा। अब ऐसे आगे किरण बढ़ती जा रही है। एक ऐसी स्थिति गर्मियों में जब टेम्परेचर ज़्यादा, जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे टेम्परेचर तो उसका बढ़ते जा रहा है, तो एक ऐसी स्थिति यहाँ पर उसको मिल जाती है कि जब इस क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, और जब क्रांति कोण से अधिक हो जाता है आई का मान, तो हम जानते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अर्थात यह किरण क्या होती है कि यह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। सघन माध्यम से आई थी और सघन माध्यम में चली गई। ये बात आपको समझ में आई। अब हम ये भी जानते हैं कि जब भी प्रतिबिंब का निर्धारण करना होता है तो उसमें क्या होता है कि जो परावर्तित किरणें होती हैं या जो अपवर्तित किरणें होती हैं, आपस में जब जाके कटती है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ से देखो ये अपवर्तित किरण है, ये एक अपवर्तित किरण है ना, तो दो किरणें होनी चाहिए। अगर हम एक किरण इस पेड़ से ले लेते हैं, इसे, अब इस किरण को अगर हम इधर बढ़ाएं तो उधर जाके कहीं कटान तो बनेगा नहीं। और ये भी मैंने बात आपको बताया कि ये वास्तविकता नहीं है, आभास होता है खाली। तो इस प्रकार से यहाँ इस पेड़ से होते हुए लंबवत एक किरण हम लेके आते। अपवर्तन में हमने सीखा भी था कि अगर कोई किरण अभिलंबवत आती है तो अपने ही दिशा में बिना विचलन के आगे निकल जाती है। तो अगर हम यहाँ पर उसी तरह से अभिलंबवत इसको माने तो एक किरण यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। इस किरण को चूँकि आभास हो रहा है, इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर पेड़ का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम तो जानते हैं कि अगर पानी के किनारे पर कोई पेड़ है तो उस पानी के अंदर उसका जो प्रतिबिंब दिखता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। तो गर्मी के दिनों में रोड पर चल रहे होते हैं अगर मरुस्थलीय इलाकों के अंदर, तो वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो इस प्रकार से वहाँ आपको क्या दिखेगा कि आगे कुछ नहीं है, लेकिन अचानक कोई पेड़ दिख रहा है और उस पेड़ के नीचे दिख रहा है कि एक उल्टा पेड़ भी है। वास्तव में नहीं होता, लेकिन आपको लगता है कि एक पेड़ उसके नीचे भी है। इससे प्रतीत होता है कि वहाँ जल है, जल के अंदर प्रतिबिंब बना है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं मृग मरीचिका। तो उम्मीद है आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसका जवाब अगर पूछेगा कि मृग मरीचिका के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप यही बताना कि मृग मरीचिका आँखों का धोखा है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, खास करके रेगिस्तानों अर्थात जहाँ टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पर यह घटना घटती है। इसमें होता क्या है कि पेड़ चाहे और भी कोई वस्तु के ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, वहाँ से परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँचती हैं, तो उसको बीच में कई प्रकार के माध्यम मिलते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा ताप मिलता है वहाँ पर जो आपतन कोण का मान होता है क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, और उस स्थान पर उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी प्रतीत हो जाता है, और जहाँ पर सूखा है, जहाँ पानी है वहाँ पर पता चलता है कि सूखा है, और जहाँ सूखा है जहाँ पता चलता है कि पानी है। अर्थात हमें आँखों का एक भ्रम हमें प्रतीत होता है, यानी ये आभास होता है कि उल्टा क्रिया हो रही है। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा ये मृग मरीचिका की घटना घटती है। तो चित्र आप बना लीजिए, उम्मीद है आप लोग लिख लेंगे।